आप सब लोगों ने आपका माइक म्यूट कर लेना है ताकि हमें क्लास के दौरान कोई दिक्कत ना आ जाए। ये जो क्लास है आपकी, ये क्लास रिकॉर्डेड है। ये इसकी रिकॉर्डिंग जारी है। ये आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएगी। अगर आपके साथ कोई नेट का इशू होता है, कोई टेक्निकल मसला होता है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है। इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद रहेगी। अच्छा, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये जो टेस्ट है आपका, ये HEC कंडक्ट करती है बेस्ड अपॉन यू सेट। अंडर ग्रेजुएट सेट टेस्ट पहले होता था, उसकी पैटर्न पे ये जो टेस्ट है ये आपका डिजाइन किया गया है। अब फर्दर उसमें जो एडिशन है वो ये है कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का इन्होंने इजाफा किया है। जो यूसेड का टेस्ट होता है उसमें ये जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है, वर्बल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये दो पार्ट्स होते हैं। लेकिन इन्होंने स्कॉलरशिप फॉर बलूचिस्तान एंड एक्सपार्टा में ये किया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को इंक्लूड कर दिया है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि उनकी जो वेटेज है वो इतनी ज्यादा नहीं है। जो वेटेज है, 60% जो वेटेज है वो आपकी वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग की है। सिमिलरली अगर ये प्री इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग थोड़ा ज्यादा है। उसमें ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस। और वर्बल के फिर उसमें थोड़े कम आ जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड जो है आप देख सकते हैं। आर्ट्स वालों का थोड़ा बहुत एक दो सवाल का डिफरेंस होता है, बाकी ऑलमोस्ट ये सिलेबस सबका एक जैसा है। तो आई होप सिलेबस तो आपने पहले भी देखा होगा। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं इस सिलेबस को। एक मर्तबा आप मुझे बता दीजिए कि आवाज ओके है तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। आप चैट में बता सकते हैं कि आवाज ठीक आ रही है या उसमें कोई मसला है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आते हैं इस सिलेबस पे। देखिए, सबसे पहले जो वर्बल रीजनिंग है इसके 26 सवाल होते हैं। और ये जो सवाल हैं ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि एक जो आपका सवाल होगा उसके चार ऑप्शंस होंगे। उन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। वो आपको मार्क करना होगा आंसर शीट पे। अब वर्बल रीजनिंग के अंदर जिसे हम नॉर्मली इंग्लिश कहते हैं, उसमें जो सबसे पहला पोर्शन इन्होंने दिया है वो एनोलॉजी का है। इसका मकसद होता है सिमिलरिटी, सिमिलर रिलेशनशिप्स होते हैं। एनोलॉजी के अंदर सिमिलर रिलेशनशिप्स होते हैं। अब ये सारी चीजें डिटेल में तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर के अंदर मैं सिंपली आपको इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा टर्मिनोलॉजी के हवाले से। ये जो टॉपिक्स हैं इनको थोड़ा सा हम डिस्कस करते जाएंगे, डिफाइन करते चलेंगे। बाकी डिटेल में हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे। तो एनोलॉजी बेसिकली क्या होता है आपका, रिलेशनशिप्स होता है। सिमिलर रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, उनको हम एनोलॉजी कहते हैं, सिमिलर रिलेशनशिप्स। अब इसका एक मिसाल लेते हैं तो आपको बात क्लियर हो जाएगी कि जैसा कि आप देखें कि एक सवाल आया था, एज स्काई इज टू अर्थ। जैसा कि स्काई का रिलेशनशिप है अर्थ के साथ, जमीन का आसमान के साथ है। सो टॉप इज टू डैश। ये एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है ताकि आपको बात क्लियर हो सके। अब जैसा कि आसमान और अर्थ का रिलेशनशिप है, वैसा ये जो वर्ड टॉप है इसका रिलेशनशिप किसके साथ होगा। अब उसने ऑप्शन में दिए हैं
अप, बी में दिया है मून, सी में दिया है स्काई और डी में दिया है बॉटम। ठीक है, चार ऑप्शन हमारे सामने है। तो देखें, स्काई और अर्थ जो है ये एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, एंटोनिम्स है। तो सिमिलरली जो टॉप है उसका एंटोनिम क्या होगा? उसका एंटोनिम होगा बॉटम, क्योंकि अप की माना भी सेम है टॉप की जैसी। मून इसके साथ कोई मुशाबत नहीं रखता, स्काई का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो जो अपोजिट है टॉप का वो बॉटम है। तो इस हिसाब से हमें रिलेशनशिप्स फाइंड करने होते हैं। अब इन रिलेशनशिप्स के मेनली 4 से 5 क्लासिफिकेशंस होती हैं। अगर वो क्लासिफिकेशंस का आपको पता है तो आप रिलेशनशिप फाइंड कर लेंगे। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन इसमें आती है वो है आपकी नंबर 1 क्लासिफिकेशन। इसकी अगर हम देखें तो वो है सिनोनिम या फिर एंटोनिम। हो सकता है कि जो रिलेशनशिप आपसे पूछा गया है उसमें जो रिलेशनशिप हो वो सिनोनिम का हो, यानी कि जो दो वर्ड्स हैं या फिर दो नाउन्स हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम हैं, यानी कि सेम मीनिंग वाले हों। इसका एग्जांपल मैं इस तरीके से दूं कि लेट सपोज एक मर्तबा सवाल आया था, होमोजीनियस इज टू सिमिलर, देन एब्सकंड इज टू डैश। ये उस टेस्ट का मुश्किल तरीन सवाल था, मोस्टली लोगों ने गलत किया था। उसकी वजह ये है कि जो ये वर्ड है एब्सकंड, ये थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है। इसकी जगह अगर कोई आसान वर्ड होता तो वो कर लेते। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप है ना, होमोजीनियस और सिमिलर। अब होमोजीनियस और सिमिलर का रिलेशनशिप क्या है आपस में? सिनोनिम का है, यानी कि सेम मीनिंग वाले। होमोजीनियस का ये मकसद होता है कि ऐसी चीज जो थ्रू आउट सेम हो, एक जैसी हो। तो इसी तरीके से जो ये एब्सकंड है, एब्सकंड का मतलब होता है टू डिपार्ट, कहीं से चले जाना, किसी चीज को छोड़ देना। टू लीव, एब्सकंड का क्या मतलब होता है? टू लीव, टू विथड्रा। तो अब जिसको ये पता होगा कि रिलेशनशिप जो है वो सिनोनिम भी हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, या एंटोनिम भी हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो इसे इजीली कर कर लेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, जो पिछला एग्जांपल था वो क्या था? वो एंटोनिम था। इसी तरीके से जो नंबर 2 टाइप होता है हमारा रिलेशनशिप में, वो हमारा होता है, इसको ऐसे कर लिख सकते हैं कि वो रिलेशनशिप होता है हमारा पार्ट टू होल। इसका जब मैं एग्जांपल लिखूंगा तो आपको क्लियर होगा पार्ट टू होल क्या क्या मकसद होता है। लेट सपोज मैं कहता हूं कि क्लास 10 बी गवर्नमेंट हाई स्कूल पेशावर, लेट सपोज। ठीक है, क्लास 10 बी और गवर्नमेंट हाई स्कूल पेशावर। अब मैं पूछता हूं कि जिस तरीके से इन दोनों का रिलेशनशिप है वैसे केपीके का रिलेशनशिप किसके साथ होगा? ए में लिखता हूं बलूचिस्तान, बी में लिखता हूं सिंध, सी में लिखता हूं फाटा और डी में लिखता हूं पाकिस्तान। अब आपने ये समझना है कि जिस तरीके से क्लास जो है 10 बी वो पार्ट है किसका? किसी हाई स्कूल का, पेशावर का हाई स्कूल है उसका। ठीक है, पार्ट हो गया ना। तो अब बलूचिस्तान किसका पार्ट है? बलूचिस्तान केपीके का तो पार्ट नहीं है। सॉरी, केपीके जो है वो किसका पार्ट है? वो बलूचिस्तान का भी नहीं है, वो सिंध का भी नहीं है, एंड फर्दर वो फाटा का पार्ट नहीं है। फाटा तो केपीके का पार्ट है, उलट हो जाएगा। तो वो किसका पार्ट है? वो पाकिस्तान का पार्ट है। केपीके जो है वो पार्ट है किसका? पाकिस्तान का। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट टू होल रिलेशनशिप। आपको बात क्लियर हो रही है? आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये इस तरीके के ना पार्ट टू होल रिलेशनशिप्स बनते हैं।
तो वो हमने आगे जाके पढ़ने हैं, सारे के सारे जो भी पार्ट टू होल रिलेशनशिप होंगे वो आपको मैं समझाऊंगा, अभी जो मुश्किल होंगे, और जो आसान होंगे वो आपको होमवर्क में होगा कि वो आपने मेमोराइज करने हैं, याद करने हैं। अच्छा, दूसरा जो रिलेशनशिप होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पे होता है। एक वर्ड है जो नाउन है, तो आपने जो दूसरा वर्ड है ना वो भी नाउन रखना है। ये जो थर्ड रिलेशनशिप होता है ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस पे। तो इस तरीके से हमने एनोलॉजी को पढ़ना है, टेक्निकल वे में पढ़ना है, कुछ रट्टा नहीं लगाना, सारा कुछ ये हमने समझ के पढ़ना है। तो ये डिटेल में मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट देना था कि ये क्या चीज होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो सिनोनिम एंड एंटोनिम है, जो कि बहुत ही समझने में आसान है। सिनोनिम का क्या मकसद होता है कि आपकी सिमिलर मीनिंग्स, फिर सिमिलर मीनिंग्स वाले तो बहुत सारे अल्फाज हैं, हम किस तरीके से मेमोराइज करेंगे, या मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको क्या फायदा होगा, क्योंकि याद तो आपने करना है। तो मैं आपके लिए ये आसानी करूंगा कि आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप को अगर कोई वर्ड नहीं भी आता तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकें। वो ट्रिक्स कौन सी होती हैं? वो ट्रिक्स होती हैं बेस्ड अपॉन ग्रामर। अगर एक वर्ड है जो आपसे पूछा गया है, अगर उसके पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होता है, लेट सपोज एब्सकेंड एक वर्ड है जो कि मुश्किल है, आपने कभी सुना ही नहीं, लेकिन आपको ये आइडिया है कि ये वर्ब है, तो आपने ये करना है कि ऑप्शंस में वर्ब ढूंढना है। जो भी वर्ब होगा वो उसका सिमिलर होगा। इसी तरीके से एक और ट्रिक है जिसको हम लोग कहते हैं एनालिटिकल अप्रोच। अब ये एनालिटिकल अप्रोच किस तरीके से काम करती है? इसमें हम लोग ऑप्शंस को रिलेट करते हैं विद द गिवन क्वेश्चंस। जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं उनको हम रिलेट करते हैं उस क्वेश्चन के साथ। एचईसी वालों की एक आदत है कि वो ये करते हैं कि ऑप्शन में जो सबसे लंबा हो ना, जो लेंदी हो आंसर हो, वही आपका जो आंसर है वो सही माना जाए, वही आपका मोस्टली सही आंसर होता है। इसी तरीके से ग्रामर के मुताबिक जो सिनोनिम्स की जो ट्रिक्स होती हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी, सिमिलर विद द एंटोनिम। अच्छा, नंबर 3 को देखें तो सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन से ये मुराद है कि एक जुमला होगा जिसका कोई एक पार्ट मिसिंग होगा। कोई भी जुमला है उसका कोई एक पार्ट मिसिंग होगा, वो हमने ढूंढना होगा कि वो मिसिंग पार्ट कौन सा है। अब इसका एक मैं सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूं। इसको डिटेल में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आपके नॉलेज के लिए, समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल, आइदर प्राइम मिनिस्टर, आइदर प्राइम मिनिस्टर देश प्रेसिडेंट हैज टू विजिट द यूएनओ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब उसने ऑप्शन में दिए हैं एंड, बी में दिया है आर, सी में दिया है ओ आर, ये आर ए आर ई है और ये ओ आर है, और डी में दिया है नन ऑफ दीज। अब जब हमें रूल्स का पता होगा ना, वो रूल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब रूल्स का पता होगा तो ये सेंटेंस हम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो जानता होगा कि आइदर जो है, आइदर के साथ आर लगता है, ओ, या फिर प्रेसिडेंट का। अब ये रूल कहता है कि आइदर के साथ आप आर लगाते हो, ओ आर वाला, नाइदर के साथ आप नार लगाते हो, एन ओ आर वाला। अब ये रूल्स होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
इन रूल्स का एक नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि इंग्लिश के जो तकरीबन 7 से 8 सवाल होते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे होते हैं। तो ये जो सेंटेंस कंप्लीशन वाला पार्ट है, इसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, और इसके तकरीबन 25 रूल्स हैं। ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये मैंने बनाए हैं, हमने प्रिपेयर किए हैं ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर सके। ये 25 रूल्स हैं, ये वन बाय वन आपके साथ डिस्कस भी होंगे और प्लस में इन पे एग्जाम्पल भी करते जाएंगे। तो ये सारे आपको मैं कवर कराऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पोर्शन में। इसी तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीशन जो है ना, वो प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद जी आते हैं कॉम्प्रीहेंशन पे। अब कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है कि एक आपको पैसेज दिया गया होगा, आपको कहा जाएगा कि आप इसे पढ़ के नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखें, शॉर्ट, या फिर एक उसकी समरी बनाएं, जिसे हम प्रिसाइज कहते हैं, प्रिसी कहते हैं। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वो उसे पढ़ के समझ के उनकी आंसर्स लिखेगा और फिर उसकी समरी बनाएगा। अगर किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं भी है तो वो प्रैक्टिस करेगा हमारे साथ, उसको प्रैक्टिस कराएंगे तो इजीली वो इसको हैंडल कर लेगा। अच्छा, इसमें एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक ये है कि पहले आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, पहले आपने पैसेज नहीं पढ़ना, पहले आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं ताकि आपकी जहन में हो कि ये बातें जो है ना वो पूछी गई। फिर जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपका माइंड क्लिक करेगा एंड आप उन चीजों पे गौर करना शुरू करेंगे विद इन पैसेज जो आपसे पूछी गई है। तो आप इजीली उन सवालों के जवाब अंडरलाइन करते जाओगे वहीं पे, एंड बाद में उसको आंसर में लिख लोगे। अच्छा, ये भी आपने जहन में रखना है कि कोई भी आंसर आपका अपना बनाया हुआ नहीं हो सकता। जो भी चीजें पैसेज में है वही आपने अपने आंसर में लिखनी है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखनी। ये जरूर जहन में रखना है। लेट सपोज एक पैराग्राफ है पॉपुलेशन पे। अब उस पैराग्राफ के अंदर उसने पॉपुलेशन बताई है पाकिस्तान की 231 मिलियन। अब मुझे पता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 247 मिलियन है, तो ऐसा नहीं है कि मैं 247 मिलियन लिखूंगा, नहीं, जो पैसेज में दी गई है वही मैं उसका आंसर लिखूंगा। यहां तक क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर होगा। अब आते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग में। क्वांटिटेटिव रीजनिंग को हम सिंपल लैंग्वेज में मैथमेटिक्स कहते हैं, और मैथमेटिक्स में जो इन्होंने सबसे पहले पोर्शन दिया है वो है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जो डील करती है नंबर्स के साथ। ये पूरी नंबर्स की स्टडी है। नंबर्स जो है हमारे पास वेरियस टाइप्स के नंबर्स होते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन, ऑड, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सारे, और इनके साथ जो ऑपरेशंस होती हैं, इनके साथ जो वेरियस फंक्शंस यूज हो रहे थे, जैसे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। फिर आपके पास जो ब्रैकेट्स होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, उन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो ऑपरेशंस कैसे होती हैं, उनमें आर्डर कौन सा फॉलो होता है, बोर्ड मास क्या है। बोर्ड मास एक आर्डर होता है जिसमें हमको ये बता होता है कि पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर मिडिल करनी है, फिर लार्ज ब्रैकेट की सॉल्व करनी है, और ऑपरेशंस के अंदर पहले डिवीजन करनी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये सारी चीजें आपके साथ डिटेल में डिस्कस होंगी, इन पे एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन। लेकिन पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा इनका, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब बच्चों को आता है, हो सकता है किसी को याद ना हो। तो सबका जो है ना बेसिक से लेके एडवांस तक हमने कवर करना है। तो इस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और इसको डिस्कस भी करेंगे। अब 1 मिनट के लिए मैं इसको ब्रेक लगाता हूँ, यहाँ पे मैं आपके साथ अर्थमेटिक के सब टॉपिक्स शेयर करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम लोग अर्थमेटिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे।
तो ये आपके सामने है अर्थमेटिक। वहां पे एक टॉपिक लिखा हुआ है ना, एचईसी ने सिर्फ एक टॉपिक दिया है। अब ये हमने एनालिसिस किया है कि एचईसी वाले अर्थमेटिक में क्या क्या पूछते हैं। ये हमने पास पेपर को प्लस में जो एचईसी की जो कमेंट्स होते हैं उनको देख के हमने ये अपने टॉपिक्स बनाए हैं। ये कोई एचईसी के टॉपिक नहीं है, लेकिन मोस्टली टॉपिक्स जो होते हैं अर्थमेटिक के वो यहीं से आते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से जो है ना बाहर नहीं होगा। अब इसमें सबसे पहला जो सब टॉपिक है वो है नंबर एंड ऑपरेशंस, जो कि मैंने डिफाइन किया कि उसमें जो डिफरेंट नंबर टाइप्स होते हैं वो डिस्कस होते हैं। पूछा जाता है कि ये जो नंबर सीरीज है वो कौन सी है। लेट सपोज एक नंबर सीरीज होती है 0 1 2 3 4 अप टू अनलिमिटेड, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम जो है ये कौन से होते हैं। ए में लेट सपोज देता है नेचुरल नंबर्स, बी में कहता है कि प्राइम नंबर्स, सी में कहता है होल नंबर्स। तो जब आपको पता होगा, जब हम पढ़ेंगे इसे तो आपको आइडिया होगा कि ये जी होल नंबर्स है। ये सारे मैं आपको वन बाय वन कवर कराऊंगा। अच्छा, उसके बाद डेसिमल। आपको पता है कि डेसिमल के नंबर होते हैं, जो डेसिमल जिसमें इन्वॉल्व हो उसे डेसिमल्स कहा जाता है। 0.5 हो गया, 0.78 हो गया, कोई भी मतलब जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व है उसे हम डेसिमल्स कहते हैं। फिर डेसिमल के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डेसिमल की जो सॉल्यूशन होती है वो कैसे होती है, सिमिलर फ्रैक्शन, परसेंटेज। परसेंटेज के बहुत सारे सवाल वो पूछता है कि लेट सपोज अगर एक बिजनेसमैन है, उसने 2,000 की चीज ली है और 3,000 की बेची है, तो उसने कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया। फिर ऐसे ही सवाल बहुत सारे होते हैं कि जैसे एक कंपनी है, उसने 45,000 इन्वेस्ट किया है और 60,000 उस पर कमाया है। फिर आप उसने डिस्काउंट दिया है 15%, तो अब बताएं उसके पास बाकी कितने पैसे बचेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना वो वन बाय वन हम कवर करते जाएंगे। सिमिलर रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज प्रॉब्लम्स हो गए, प्रोबेबिलिटी, ये मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी। क्योंकि आजकल जो रिसेंट 3 टेस्ट हुए हैं एचईसी के, उसमें प्रोबेबिलिटी यहां से ऑलमोस्ट 50% पूछी गई है। इस पूरे अर्थमेटिक का 50% प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। प्रोबेबिलिटी सिंपल लैंग्वेज में क्या होती है कि किसी भी इवेंट के जो चांसेस होते हैं, किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस होते हैं उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। लेट सपोज क्रिकेट तो आप सब देखते होंगे ना। तो क्रिकेट में जब एक क्वाइन फ्लिप किया जाता है, जब टॉस होता है तो एक क्वाइन फ्लिप किया जाता है। लेट सपोज बाबर आजम ने कहा है हेड। तो अब आप क्योंकि मैथमेटिशियन है लेट सपोज, तो आपसे पूछा जाता है कि बाबर आजम की कितने चांसेस है टॉस जीतने की। तो फॉर सपोज मैं कहता हूं भाई 50% चांसेस है। अब ये मैंने तुक्का नहीं लगाया, अब ये मैंने मैथमेटिक्स यूज करके इसको 50% बताया है। अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, देखें जब टॉस होता है तो क्वाइन के साथ टॉस होता है। उस क्वाइन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। अब बाबर आजम ने क्या कहा है, बाबर आजम ने हेड कहा है। तो हेड कितनी मर्तबा है, एक मर्तबा है। इसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ इवेंट के साथ। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, एक ये है दूसरा ये है, टोटल इवेंट दो है। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। अगर इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो इंटू 100% कर लेंगे आप, तो इसकी टेबल लगेगी, ये 50% इसका आंसर होगा। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। फिर आपको एक और एग्जांपल दूं मजे का। आप लोगों ने मे बी लूडो खेला हो। लूडो में डाइस यूज हो रहा होता है, डाइस यूज कर रहे होते हैं लूडो के अंदर। उस डाइस पे नंबर्स लिखे हुए होते हैं, वो नंबर्स 1 से लेकर 6 तक होते हैं। अब मैं कहता हूं कि आपके पास चार से बड़े नंबर, चार से बड़ा जो नंबर है वो आने के कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये चार है। अब इससे बड़े जो इवेंट है वो कौन कौन से हैं, एक ये है एक ये है। तो जो हमारा डिजायर्ड इवेंट है, जो हमें इवेंट चाहिए,
उसके नंबर कितने हैं? 2 हैं। और टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 2/6। तो 1/3 इसका जवाब है। अगर परसेंटेज में पूछता है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100% कर लेंगे, तो ये आपका बनेगा 33.3%। यानी कि 4 से बड़े नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है डाइस के ऊपर, वो है 33.3%। इज इट क्लियर? ये थोड़ा बहुत आइडिया है, फिलहाल जस्ट ओवरव्यू है, ताकि चीजों को पता हो आपका। सबको क्लियर है? तो सेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। इन इक्वलिटीज, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये भी हम कवर करेंगे। अब फिर से चलते हैं उस सिलेबस के ऊपर, जो हमारा एचईसी का सिलेबस गिवन है, उसको फर्दर देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद है। अच्छा, अर्थमेटिक के बाद आप देखिए अलजबरा एंड फंक्शंस। ये भी मैं आपको फर्दर दिखाता हूं कि इसकी क्लासिफिकेशन हमने कैसे की है। ज्योमेट्री है, इक्वेशंस हैं, स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद मेंटल मैथमेटिक्स है, यानी कि ऐसी मैथमेटिक्स जो आप ज्यादा टाइम ना ले, दिमाग से अपनी मैथमेटिक्स करें। लेट सपोज मैं कहता हूं कि एक नंबर है जिसमें हम 8 को ऐड करें, जिसमें 8 जमा करें तो 10 बनते हैं। तो बड़ा आसान सी बात है, एक नंबर है जिसमें 8 ऐड किया जाए तो 10 बनते हैं, तो वो नंबर कौन सा है? वो नंबर 2 है। 2 में आप 8 जमा करेंगे तो 10 बनेगा। ये एक आसान सा एग्जांपल था। इसी तरीके से मुश्किल भी हो सकते हैं। एक नंबर है जिसको आप डबल करो, एक नंबर है जिसको आप डबल करो और फिर उसमें 4 ऐड करो, 4 जमा करो तो 34 बनता है, 34 बनता है। वो नंबर कौन सा है? एक नंबर है जिसको आप डबल करो, डबल करके 4 जमा करो तो जवाब 34 मिलता है, 34 मिलता है। तो वो नंबर कौन सा है? अब मैं बताता हूं 15। अब एक तो ये है कि आप इसकी इक्वेशन भी बना सकते हैं ना, जो हम पढ़ते आए हैं। लेट सपोज वो जो नंबर पूछा गया है वो x है। अब x को आप डबल करो, यानी कि 2x, और फिर उसमें 4 ऐड करो तो आपका जवाब क्या आता है? 34। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप मेंटली करते हो, क्योंकि ऑप्शन आपके पास होंगे, इसको मैं 1 मिनट रिमूव करता हूं फिर आपको समझाता हूं कि मेंटली ये कैसे होगा। इक्वेशन वाला तो थोड़ा मुश्किल है ना, वो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, उसमें टाइम भी लगेगा और उसमें दिमाग भी लगेगा। अब लेट सपोज उसने ऑप्शन दे दिए हैं 10, बी में दिया है 8, सी में दिया है 15 और डी में दिया है नन। आपने ये करना है कि पहले ऑप्शन पे आ जाना है। लेट सपोज वो नंबर 10 है, तो 10 को डबल करें तो ये बनेगा 20, 20, उसमें 4 ऐड करें तो बनेगा 24। भाई उसने कहा है 34 बने, 34 तो नहीं बनता ना, 24 बनता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, इसको स्किप कर दे। फिर आ जाए 8 के ऊपर, जो बी ऑप्शन में 8 है, तो 8 को डबल करें। 8 को डबल करेंगे तो क्या बनेगा? 16। फिर उसमें 4 ऐड करें तो बनेगा 20। भाई उसने 34 का है, 20 का नहीं कहा, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब आए इस पे 15 पे, 15 को डबल करें 30, फिर 30 में 4 ऐड करें 34। तो यही तो कहा है उसने, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 15। तो ये होती है आपकी मेंटल मैथमेटिक्स। अगर इक्वेशन बना के करेंगे तो टाइम लगेगा। इक्वेशन सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि हमारा ये टॉपिक है इक्वेशंस, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और आपके पास टाइम नहीं होगा। तो ये एक ओवरव्यू है इस पूरे सिलेबस का। अब मैं आपको एक टॉपिक यहाँ पे कराऊंगा, और बाकी जो अर्थमेटिक का जो टॉपिक है वो शाम को सर आपकी क्लास लेंगे, वो स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक टॉपिक कराता हूँ आज अर्थमेटिक में से, जो कि है नंबर एंड ऑपरेशंस। हर चीज क्लियर है, समझ आ रही है, आवाज प्रॉपर है? काइंडली मुझे बता दीजिए।
चलिए मैं अब आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं और मैं आपके साथ पहला जो अर्थमेटिक का टॉपिक है नंबर एंड फंक्शंस उसको थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं पहले टॉपिक से। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें सब चीज जहन में आ जाएगी एंड अल्लाह हमें इस टॉपिक को कभी भूलने का मौका नहीं देंगे। नंबर एंड फंक्शंस। सबसे पहले नंबर्स। मैथमेटिक्स के अंदर नंबर का यूजेज पहले दिन से है। उसकी वजह यह है कि जब इंसान को जरूरत महसूस हुई कि वो चीजों को गिन सके वो, तो उसने क्या किया, उसने अपनी अपनी तरफ से एक एक अजीबो गरीब नमूने से ये चीजें बनाई। ठीक है। गिनने के लिए उन्होंने एक सिंबल्स बनाई ऐसे पहाड़ों के जैसे, ठीक है ना, पहाड़ के जैसे। बाद में जाके उन्हें समझ आई कि ये जो हम चीजें कर रहे हैं, ये जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, इसे हम नंबर्स कहते हैं। तो नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो आया गिनने के लिए, काउंटिंग पर्पस के लिए। इसी तरीके से जो पहला नंबर सिस्टम है वो भी नेचुरली इंट्रोड्यूस हुआ। पहला जो नंबर सिस्टम है वो गिनने के लिए यूज हुआ और उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी कि ऐसे नंबर्स जो काउंट के लिए, काउंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल हो। और काउंटिंग जो आप करते हो, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हो आप? काउंटिंग आप स्टार्ट करते हो वन से। वन से आप लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हो। 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से आप रुकते नहीं हो कभी भी, आगे चलते जाते हो। जितने बड़े होते हैं हम तो उतना आगे बढ़ते जाते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई एंड नहीं है। जिसको जितने नंबर ज्यादा आते हैं वो पढ़ता जाता है, इसकी कोई एंड पॉइंट नहीं है। इस वजह से ये 3 डॉट्स यहाँ पे मैंने दिए। तो नेचुरल नंबर्स ऐसा नंबर सिस्टम है जो कि वन के साथ स्टार्ट होता है और इसकी कोई एंड नहीं है। डू नॉट एंड। इस सिस्टम को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दूसरी बात यह है इसको पहचानने की कि इनमें आप देखें तो जो डिफरेंस है वो एक का है। हर दो नेचुरल नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो एक का है। ऐसा नंबर सिस्टम जो वन से स्टार्ट होता है और जिसकी कोई एंड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, और अगला जो नंबर है वो प्रीवियस में वन ऐड करने से बनता जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और नेचुरल नंबर्स का फंक्शन क्या है? वो काउंटिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो एचईसी वाले आपसे कैसे पूछते हैं? एचईसी वाले आपसे ऐसे पूछते हैं। सॉरी, 1 2 3 4 5 इज अ डैश नंबर सिस्टम। अच्छा, कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन मैं बोलता जा रहा हूं ताकि आपको समझ आए। 1 2 3 4 5 इज अ डैश नंबर सिस्टम। तो ऑप्शन में वो देते हैं कि होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, प्राइम है, क्या है। तो आपको मैंने बताया कि ऐसा नंबर सिस्टम जो वन से स्टार्ट होता हो और नेक्स्ट नंबर जो है वो वन ऐड करने से मिल जाए आपको, तो इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये नेचुरल नंबर सिस्टम लोगों ने खुद बनाया, जरूरत के मुताबिक काउंटिंग के लिए बनाया। अब चलते हैं दूसरा नंबर सिस्टम।
अब क्या हुआ, इसका नाम मैं बाद में लिखूंगा। क्या हुआ कि मुसलमानों का उरूज हुआ। मुसलमान जो है वो तालीम के मामले में आगे बढ़ गए, तरक्की याफ्ता हो गए। और इराक में, बगदाद में इनका एक कैपिटल बन गया मुस्लिम सिस्टम का। वहां पे एक अरब मैथमेटिशियन पैदा हुए जिसका नाम है अल ख्वारिज़मी। आपने सुना होगा। अल ख्वारिज़मी नामी एक अरब मैथमेटिशियन पैदा हुए। उसने आगे जाके एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया। उस सिंबल का नाम है जीरो, जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जीरो। अब नेचुरल नंबर तो ऑलरेडी मौजूद थे। इजाफा ये हुआ कि उन नेचुरल नंबर्स में जीरो का इजाफा किया गया। ये इस तरीके से एक नया नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। अब इस सिस्टम का नाम बना होल नंबर्स। इसको मैं मिटा दूं। इस सिस्टम का नाम बना होल नंबर्स। अब आखिरकार होल नंबर नाम क्यों बना? होल नंबर्स इसलिए बना क्योंकि तब के मैथमेटिशियंस ये समझते थे कि जीरो इन्वेंट होने के बाद और नेचुरल नंबर्स के डिस्कवर होने के बाद हमारे जो नंबर सिस्टम है वो पूरा हो चुका है। जो नंबर सिस्टम है जो कि इस तरीके का है वो पूरा हो चुका है। अब इसमें मजीद कोई इजाफा नहीं होगा, लिहाजा उन्होंने इसे होल नंबर कह दिया। आपकी याद दहानी के लिए एक अर्ज है कि ये जो वन से लेके आगे है ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स के साथ अगर जीरो ऐड कर ले तो ये जो सिस्टम बनेगा इसे हम होल नंबर्स कहते हैं। एचईसी ने जो सबसे पहला टेस्ट लिया था उसमें लिखा था अ नंबर सिस्टम फॉर्म्ड बाय एडिंग जीरो इनटू द नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड डैश। ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है ना, ये एसपीएससी सॉरी एचईसी का ये सवाल बना था पहली पहली टेस्ट। द नंबर सिस्टम फॉर्म्ड बाय एडिंग जीरो इनटू द नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड डैश। फिर ऑप्शन में बहुत सारे थे, कंपोजिट था, प्राइम था, इंटीजर्स था, होल नंबर था। तो आपका सही जवाब क्या होगा? होल नंबर। तो देखिए चीजें आसान है। सवाल पूछने का अंदाज मुश्किल हो सकता है, चीजों को मेमोराइज करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को समझाऊं, ताकि आपको ना रट्टा लगाने की जरूरत महसूस हो, ना बाद में इसको बार बार पढ़ने की जरूरत हो। अगर हम एक मरतबा पढ़ लें इसे तो आपको चीजें याद हो जाएं। कोशिश यही है। चलें जी, दूसरा जो सिस्टम है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें ज्वाइन करने में मसला हो रहा है। देखिए मेरी तरफ से अल्लाह का शुक्र है मसला नहीं है, इंटरनेट सही चल रहा है। अगर आपको मसला है तो कोई मसला नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब क्या हुआ कि ये जो होल नंबर है ना, ये तो बन गया। साइंटिस्ट ने कह दिया, मैथमेटिशियंस ने कह दिया कि ये पूरा है, अब इसमें मजीद गुंजाइश नहीं है। तो अगले मैथमेटिशियंस, क्योंकि रिसर्च तो करनी होती है ना, आपने डिग्री तो लेनी होती है, किसी ना किसी टॉपिक पे आप रिसर्च तो करते हो ताकि पीएचडी हो जाए आपका। तो अगले जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या किया कि इस होल नंबर्स की ब्रांचेस बनाना शुरू किए। होल नंबर्स की ब्रांचेस बनाना शुरू कर दिए, होल नंबर्स को ही तोड़ना शुरू कर दिया, नए नए नाम देके। अब कैसे? सबसे पहले इन्होंने एक नाम दिया इवन नंबर्स। सबसे पहले नाम दिया इवन नंबर्स का, उसके बाद ऑड नंबर्स, उसके बाद प्राइम नंबर्स, उसके बाद कंपोजिट नंबर्स। अब ये जो इवन एंड ऑड है ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगला टॉपिक जो है उसके में भी ये ऑड और इवन आएगा। तो फिलहाल आप इसको रहने दें, मैं आपको समझाता हूँ कि प्राइम और कंपोजिट क्या होता है।
नंबर थर्ड जो हमारा नंबर सिस्टम बनता है आफ्टर नेचुरल एंड होल, वो है जी प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर सिस्टम। बेटा प्राइम नंबर्स हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं, ऐसे होल नंबर्स को कहते हैं, प्राइम नंबर ऐसे होल नंबर्स को कहते हैं दैट हैव ओनली टू डिवाइजर्स। ऐसे होल नंबर्स जिनके सिर्फ दो डिवाइजर्स हों, ओनली टू डिवाइजर्स, उनको हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब किस तरीके से फर्दर इसको इलाबोरेट करते हैं, मैंने कहा ऐसे होल नंबर्स, तो आप क्या करो, पहले होल नंबर्स लिखो, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये तो आगे भी हैं लेकिन हम यहां तक रुकते हैं, ठीक है, टाइम को देखते हुए। अब ये है होल नंबर्स। अब इनमें आप ये देखो कि आप सिलेक्ट करो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ टू डिवाइजर्स हों। डिवाइजर्स यानी कि जो डिवाइड करने वाले नंबर हैं। आप देखो जीरो, जीरो को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? ये आपने जीरो को जेल में डाला, अब आपने डिवाइड करना शुरू कर दिया। जीरो को जीरो के साथ डिवाइड करो, 0 टाइम 0 इज 0, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। जीरो को 1 के साथ डिवाइड करो, 1 टाइम 0 इज 0, रिमाइंडर 0। जीरो को 2 के साथ डिवाइड करो, 2 टाइम 0 इज 0, रिमाइंडर 0। जीरो के तो बहुत सारे डिवाइजर है ना, तो इसको छोड़ दो, जीरो जो है वो प्राइम नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि ऐसे होल नंबर जिनके एग्जैक्टली टू डिवाइजर्स हों, सिर्फ दो डिवाइजर हों। जीरो के तो बहुत सारे हैं, जीरो को छोड़ दिया, जीरो प्राइम में नहीं आता। वन पे आ जाए, वन के कितने हैं? वन को सिर्फ वन ही डिवाइड कर सकता है। डिवाइड करने से मुराद है एग्जैक्टली डिवाइड, यानी कि रिमाइंडर जीरो आए। वन को सिर्फ वन ही डिवाइड कर सकता है, और कोई ऐसा दूसरा नंबर नहीं है जो वन को डिवाइड कर सके, लिहाजा वन भी प्राइम नंबर नहीं हुआ। टू पे आ जाओ, टू को जेल में डालो, 1 टाइम 2 इज 2, रिमाइंडर 0। एक तो टू का डिवाइजर वन है, उसके अलावा टू को टू के साथ डिवाइड करो, 2 टाइम 1 इज 2, रिमाइंडर 0। दूसरा टू का टू डिवाइजर है, इसके अलावा और कोई नहीं है। टू के दो डिवाइजर हैं, एक 1 एंड 2 इटसेल्फ। तो मैंने कहा था कि जिसके एग्जैक्टली दो डिवाइजर हो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। तो पहला प्राइम नंबर आपको मिल गया, दैट इज 2। काइंडली मुझे बताइए कि यहां तक आपको क्लियर है, प्राइम की डेफिनेशन आपको क्लियर है? चलें जी, अब थ्री पे आते हैं। तो सिमिलरली थ्री के कौन कौन से डिवाइजर होते हैं? एक 1 एंड दूसरा 3 इटसेल्फ, तो ये भी प्राइम है। फोर पे आ जाए, फोर के कौन कौन से डिवाइजर्स होते हैं? एक 1, दूसरा 2, तीसरा 4। इसके तो मोर देन 2 हो गया ना, फोर के तो मोर देन 2 है, तो ये भी प्राइम नहीं है। अब तक हमें कौन कौन से प्राइम मिले हैं? 2 मिला है और 3 मिले हैं। इसी तरीके से 5 पे आ जाए तो 5 का एक 1 है और एक इटसेल्फ 5 है, ये भी प्राइम है। 6 के कौन कौन से है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, इसके तो मोर देन 2 है, 6 तो प्राइम नहीं हुआ। फिर 7 आ जाएगा प्राइम में। इसी तरीके से आप फर्दर ऑन चेक करोगे, अगर किसी के टू डिवाइजर्स हैं एग्जैक्टली तो वो प्राइम कहलाएंगे। अगर टू नहीं है, टू से ज्यादा है, अच्छा अगर टू से ज्यादा है तो क्या कहें? अगर टू से ज्यादा है तो उन्हें हम कंपोजिट कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स। ऐसे होल नंबर्स जिनके मोर देन टू डिवाइजर्स हैं उसे हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक हो गया?
जैसा कि 4 है, 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 4 को 2 भी डिवाइड करता है, और 4 को 4 इटसेल्फ भी डिवाइड करता है, तो 4 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। जैसा कि 6 है, 6 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, और 6 इटसेल्फ, तो ये भी क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये था हमारा प्राइम एंड कंपोजिट। अब HEC ने 2022 में टेस्ट लिया था, उसमें मेरे एक होनहार बच्चे ने भी गलती कर ली। वैसे मेजॉरिटी ने सही किया था, लेकिन उस बच्चे ने, जो कि बड़ा होशियार था, उसे मेरी नजर खा गई, उसने गलत कर लिया। 1 इज अ डेश नंबर। ए में आता है प्राइम, बी में आता है कंपोजिट। आज पेन सही से काम नहीं कर रही स्क्रीन वाली, तो आप इस पे थोड़ा मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। प्राइम, कंपोजिट, बोथ ऑफ दीज, और डी में था नन ऑफ दीज। अब सवाल को समझिएगा, 1 जो है वो प्राइम है, कंपोजिट है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। चले, पहले आपका छोटा सा इम्तिहान यहीं से शुरू होता है। आपकी नजर में 1 जो है वो क्या है? क्या 1 के 2 डिवाइजर्स हैं, या फिर 1 के मोर देन 2 डिवाइजर्स हैं, या फिर इन दोनों कंडीशंस को 1 फुलफिल नहीं करता? आपके पास आधा मिनट है, आप सोच लें। मैं तब तक पानी पी लूं। बेटा चाय तो लाना। चलें जी, आपका इम्तिहान यहीं तक था। 1 के ना तो 2 डिवाइजर्स हैं, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही डिवाइजर है, दैट इज 1 इटसेल्फ। तो इस लिहाज से प्राइम तो नहीं हुआ, क्योंकि प्राइम के लिए 2 डिवाइजर्स चाहिए। कंपोजिट, कंपोजिट के लिए मोर देन 2 डिवाइजर्स चाहिए, लेकिन 1 का तो सिर्फ एक ही डिवाइजर है, तो कंपोजिट भी नहीं हुआ, ये भी गलत। बोथ वाला ऑप्शन भी गलत, क्योंकि ना प्राइम है ना कंपोजिट है। तो नाइदर ऑफ द टू, यानी कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वेरी गुड, एमन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेरी गुड। तो ये जी, उस होनहार बच्चे ने गलती कर ली थी, कभी कभी हो जाता है। तो आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि HEC रिपीट भी करता है सवालों को, और ये टेक्निकल सवाल है। 1 जो है वो ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, तो ये आपने जहन में रखना है। टाइम जो है अभी तकरीबन 7 मिनट बाकी हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको इसके बाद एक और नंबर सिस्टम करा दूं। तो बाकी जो नंबर सिस्टम का थोड़ा बहुत रहता है, वो इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल आपको क्वेश्चंस करने का मौका होगा। अ, मैं ये कंप्लीट कर लूं, उसके बाद जो है ना आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं। बीच में इसलिए नहीं अलाउ करता, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होती है, और रिकॉर्डिंग जो है ना वो नहीं हो पाती, रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। तो मेरी ये कोशिश है इस मर्तबा कि आपको ठीक तरीके से वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड मिल सके, क्योंकि काफी दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं कि उनके यहाँ नेट का बड़ा इशू है, स्पेशली जो दूर दराज इलाकों से। अच्छा, अब आते हैं एक और नंबर सिस्टम, चौथा, वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स, अब ये बड़ी मजे की स्टोरी है, आपने सुननी है ताकि आपको ये बात याद हो। अब क्या हुआ, यहां तक जो हम नंबर सिस्टम पढ़े हैं वो क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्दर गोज ऑन। अब लेट सपोज मेरा दोस्त है असलम। असलम यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक 0 पॉइंट है वहां पे खड़ा हुआ है। मैं असलम को कहता हूं,
चलें, असलम जो है वो फर्दर क्या करता है कि यहाँ 0 पॉइंट से फर्दर 4 मीटर आगे जाता है, 4 कदम आगे बढ़ाता है, सच कदम कहते हैं, 4 कदम आगे बढ़ाता है, ठीक है। अब मैं असलम को कहता हूँ कि अपनी पोजीशन बताओ, मुझे तो नहीं पता ना वो उसने क्या मूवमेंट की, कितनी मूवमेंट की है। तो वो कहता है +4। चले प्लस को हटा देते, प्लस फिर मसला करेगा। वो कहता है 4, ठीक है, 4 कदम वो आगे गया है, उसने कहा 4। फिर क्या होता है, मेरी आंखें अब भी बंद हैं। असलम क्या करता है, 0 पॉइंट से ये नीचे की जानिब आता है, नीचे आता है यहाँ से, वो भी कितना, वो भी 4 कदम। मैं कहता हूं अब बताओ अब तुम्हारी पोजीशन क्या है। अगेन वो कहता है 4। तो अब मैं कैसे अंडरस्टैंड करूं कि असलम जो है वो आगे गया है, ऊपर गया है या नीचे गया है, आगे गया है या पीछे गया है। अब ये कैसे अंदाजा हो। तब मैथमेटिशियंस को जब ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो उन्होंने एक नया नंबर सिस्टम इन्वेंट किया जिसे उन्होंने नाम दिया इंटीजर्स का। इंटीजर्स में क्या होता है कि आपके जो होल नंबर्स हैं वो तो हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर इनके साथ आप नेगेटिव नंबर्स को शामिल करते हो, -1, -2, -3 फर्दर गोज ऑन, ये जारी रहेगा, ठीक है। ये शामिल कर लेते हो, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। बात समझ में आई। क्योंकि होल नंबर्स जब थे तब ये मसला पेश आ रहा था कि अगर हम पीछे जाते हैं, या मतलब ये तो एक सिंपल एग्जांपल है ना, लेट सपोज आप के ऊपर किसी का कर्ज है, अल्लाह ना करे, लेकिन लेट सपोज, तो आप लोग किस तरीके से उसे डिफाइन करोगे, उसको नेगेटिव यूज करके करोगे ना। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जिसमें हमें नेगेटिव की जरूरत होती है। जी, कोशिश कोशिश है रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो, कोशिश है, रिकॉर्डिंग जारी है, अल्लाह खैर करेगा, ठीक तरीके से होगी इंशाल्लाह। तो ये जो सिस्टम बना इसे हम इंटीजर्स कहते हैं। अगर इंटीजर्स के आप पार्ट्स देखें तो इंटीजर्स में जो पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं। ये है पॉजिटिव इंटीजर्स, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये है जीरो, और ये है नेगेटिव इंटीजर्स। तो फर्दर इंटीजर्स की क्लासिफिकेशन हो सकती है इस लिहाज से, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स। चले जी, अब इसको यहीं तक पूरा करते हैं क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था तो इतना डीप में मैं नहीं गया हूं। फर्दर जब भी हम टॉपिक करेंगे तो उसमें उसके साथ साथ जो पास्ट में उससे रिलेटेड सवाल होंगे वो भी मैं आपको सॉल्व कराता जाऊंगा। पहले आपसे पूछूंगा, फिर उसको मैं खुद सॉल्व करूंगा। अब जो आपके सवाल हैं वो काइंडली मुझसे वन बाय वन, बाय रेजिंग योर हैंड, पूछते जाएंगे। अब रेज हैंड का पता है ना आपको, या मैं सबको जो है अनम्यूट करता हूँ, सबको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, लेकिन आपने वन बाय वन क्वेश्चन पूछने हैं। काइंडली अपने जो भी सवाल पूछे तो वो अपना माइक ओपन कर ले। चले, अगर आप वॉइस में नहीं पूछ सकते या नहीं पूछना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट के जरिए भी पूछ सकते हैं। जी अमन, आप पूछें। एमन, आप अनम्यूटेड हैं, आप पूछ सकती हैं सवाल। देखिए, क्वांटिटेटिव के ऑलमोस्ट आपके 20 लेक्चर्स होंगे, 20 लेक्चर्स होंगे। और
लाजमी बात है, नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे वन बाय वन। जैसा आज हमने टॉपिक किया है ना नंबर सिस्टम का, तो इस नंबर सिस्टम के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड आज ही कर दिए जाएंगे, और उससे जो रिलेटेड असाइनमेंट होगी वो भी आपको आज दी जाएगी, जो कि आपने कल जमा करानी होगी। और प्लस में जैसे ही ये टॉपिक पूरा होगा तो एक क्विज आपकी ऑनलाइन बिफोर द क्लास 10 मिनट की या 15 मिनट की आपकी जो क्विज होगी वो भी कंडक्ट की जाएगी। बिल्कुल एक पूरे पैटर्न के साथ, एक तरतीब के साथ, एक सिस्टमेटिक वे में जो है ना हम आगे चलेंगे। बिल्कुल, ऐसे राइटिंग जो है आजकल तो पैराग्राफ राइटिंग वो पूछता है, HEC पैराग्राफ राइटिंग पूछता है। तो पैराग्राफ राइटिंग में आपको कराऊंगा। उसमें जो पैराग्राफ के टाइप्स होते हैं, उसमें जो पैराग्राफ की स्ट्रक्चर होती है, ब्रेकडाउन होती है, टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, उसकी बॉडी कैसे जनरेट करनी है, उसका कंक्लूजन कैसे लिखना है, वो भी। नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जो है ना वो हम नहीं कराते हैं। ये पहले भी शायद मैंने मेंशन किया होगा ग्रुप में। हम सिर्फ क्वांटिटेटिव एंड वर्बल कराते हैं, क्योंकि हमारा वही काम है ना। जी वर्बल, क्योंकि इंग्लिश और वर्बल एक ही चीज है, इंग्लिश हो जाएगा। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हमने कभी पढ़ाई नहीं है, तो ऐसी चीज हम नहीं पढ़ाएंगे जो हम हमें नहीं आती। देखिए एलिजिबिलिटी उन्होंने शो की है HEC ने। अगर आपका फाटा का डोमिसाइल है और आप फाटा में ही पढ़े हैं या बलूचिस्तान का है, बलूचिस्तान में ही पढ़े हैं, तो 90% सीट्स के आप हकदार होंगे। बाकी वो स्टूडेंट्स जिनका डोमिसाइल तो फाटा और बलूचिस्तान का है, लेकिन वो पढ़े किसी बाहर की यूनिवर्सिटी, बाहर के कॉलेज में से हैं, जैसा कि लेट सपोज लाहौर में पढ़े हैं या कराची में पढ़े हैं, किसी और प्रोविंस में पढ़े हैं, तो उनकी जो टोटल सीट्स होंगी वो 10% होंगी। बाकी सीट्स जो नंबर है एग्जैक्टली exactly, वो HEC आखिर तक शो नहीं करता, वो HEC को ही पता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज। बाकी ये जो रिकॉर्डिंग है वो विद इन 1 आवर आपको मिल जाएगी, एंड प्लस में जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको लेक्चर अच्छा लगा, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।